पुलिस अधिकारियों का शराब ठेकों में पैसा कैश के रूप में नंबर 2 का लगा हुआ है बाहर। खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में अभय मिश्रा ने सत्ता में काबिज नेताओं को आड़े हाथों लिया, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना व कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। तो वहीं 60 गांठ का भी आरोप लगाया है। जिस तरह से रीवा लोकसभा सीट में 8 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जिससे अब सत्ताधारी दल के लिए जो सत्ताधारी दल द्वारा किए गए कारनामे हैं, किए गए भ्रष्टाचार हैं, उन सभी मुद्दों को अभय मिश्रा द्वारा, चाहे वह विधानसभा में उठाने का मुद्दा रहा हो या फिर पत्रकार वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम अभय मिश्रा लगातार विधायक बनने के बाद से करते आ रहे हैं। जब से अभय मिश्रा विधायक बने हैं तब से लगातार शासन प्रशासन में बैठे सभी नेताओं अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि पूरे क्षेत्र में दहशतगर्दी, भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। अधिकारियों की पोस्टिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि जो अधिकारी एक बार रीवा से ट्रांसफर होकर चला जाता है वह कभी रीवा आने का दोबारा नाम नहीं लेता। यदि कोई रीवा में जिसकी पोस्टिंग हो जाती है रीवा मुख्यालय में, जिले में, तो वह कभी रीवा से जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर जमकर कमीशनबाजी और घूसखोरी चलती है। सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। साथ ही श्री मिश्रा ने कहा कि यह भी आरोप लगाया कि माइनिंग में भी जमकर भर्रेशाही है, जमकर भ्रष्टाचार है, कमीशनबाजी है, जहां माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा एक क्रशर से 1 लाख महीने वसूले जा रहे हैं। ऐसा आरोप सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लगाया है। साथ ही खाद्यान्न विभाग में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों जिन पर 10-10 मुकदमे हैं, ऐसे अधिकारियों के पदस्थापना पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पत्रकार वार्ता में अभय मिश्रा ने शासन के सफेद पोशाकधारियों को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली, कार्यप्रणाली व अवैध वसूली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरी पत्रकार वार्ता, जिसमें सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। आज मैं रीवा जिले के स्थानीय मुद्दों को लेकर बात कर रहा हूँ। प्रजातंत्र में दहशतगर्दी और भय और भ्रष्टाचार का जो वातावरण निर्मित है, उसकी जड़ों में मैं रीवा की जनता को आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि रीवा में जब किसी अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो वो रीवा आने को तैयार नहीं होता, और जब रीवा आ जाता है तो रीवा से जाने को तैयार नहीं होता, वो बार बार रीवा में पोस्टिंग कराता है। पता है आपको क्या है इसका कारण? हमारा ये जो रीवा संभाग, मुख्य रूप से रीवा जिला है, यहाँ अधिकारियों की ये पनाहगाह, यहाँ का जो वातावरण है, हमारा जो समाज है वो कानून को नहीं मानता या कानून को चकमा देकर खुली लूटपाट करता है। और हमारे रीवा जिले में एक कल्चर है, जैसे माइनिंग है। माइनिंग आप कहेंगे कि माइनिंग की लूटपाट और भी जगह होती होगी, नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वहाँ समाज अलाउ नहीं करता, लोग नियम कानून को लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि वीर सिंह एक ड्राफ्टमैन, सहायक ड्राफ्टमैन, जिसको मानचित्रकार कहते हैं, किसी की कृपा से 15 साल से रीवा में पोस्टिंग है, माइनिंग इंस्पेक्टर के प्रभार में है। इसके पहले 2 खास आदमी पांडे और वो दीक्षित होते थे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक क्रशर से 1-1 लाख रुपए महीना हमारे बनकुइया क्षेत्र, बैजनाथ क्षेत्र में 150 क्रशर से 1.5 करोड़ रुपए महीने की वसूली होगी। आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन आप मानिए हो रहा है। मुश्किल से 4-5 ही क्वेरी लीज है। क्वेरी लीज मतलब है मिनरल माइंस, लघु मूल गौड़ खनिज, जिससे हम गिट्टी बना सकते हैं, जिसकी रॉयल्टी 100 रुपये क्यूबिक मीटर। पूरा का पूरा एरिया लाइमस्टोन का है। लाइमस्टोन मतलब कि महंगा खनिज, जैसे चूना ही बनाना चाहिए। अगर हम गिट्टी बना रहे हैं तो हम नेशनल लॉस कर रहे हैं। उसकी रॉयल्टी 200 रुपये क्यूबिक मीटर है। मुश्किल से 25-50 हज़ार क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का पिट पास है ही नहीं माइनर मिनरल में, ठीक है, क्वारी लीज में। और मेजर मिनरल जो लाइमस्टोन है। अब आप ये बताइए कि रीवा जिले में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, एमपीआरडीसी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इतने काम चलते हैं।
इतने कामों में दसों लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल लग रहा है। इसका एक नियम है कि मेजरमेंट डेट से पहले उस डेट का नहीं दिया है, इसका मतलब आपने अवैध उत्खनन किया है। कानून ये कहता है कि अगर अवैध उत्खनन है, पहले पिट पास नहीं है और बाद में लगाया गया है, तो बाजार मूल्य अथवा रॉयल्टी का 10 गुना में से जो अधिक होगा वो लगेगा। पर कल्चर क्या है, विभाग उतना पैसा बस रोक लेता है रॉयल्टी का, और बाद में ये अनटसंट मतलब मनमाने तरीके पे एनओसी दे दिए, और नहीं दिए तो विभाग ने उतना काट करके फाइनल कर दिया। ये दे ही नहीं सकते, इनके पास है ही नहीं। अंतिम में क्या होगा, जांच के बाद ये कह देंगे कि इलाहाबाद और लंदन से हमने गिट्टी मंगाई थी, रीवा की गिट्टी नहीं। जबकि आप जानते हैं कि रीवा से पूरी गिट्टी यूपी को जा रही है और रीवा में तो लगना ही है। और अंतिम जांच में इनका यही एक उत्तर होगा कि जो गिट्टी प्रयुक्त हुई है ये रीवा की। इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा, 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक है कलेक्ट्रेट, एक है पुलिसिंग। पहले हम कलेक्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ ईमानदार छई बनाई जाती है, जनता को पागल समझा जाता है, हम लोग सब कुछ समझते हैं। जो आबकारी का टेंडर है वो कहाँ से होता है, कलेक्ट्रेट से। खाद्यान्न का खेल, गेहूं उपार्जन का, धान उपार्जन केंद्र कहाँ से निर्धारित होते हैं, कलेक्ट्रेट से। पहले हम लोग पिक्चर देखा करते थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो जब फिल्म आती थी अमिताभ बच्चन की तो वो घोड़ा वाली, डाकू वाली आती थी। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि वो जहाज़ में जहाज़ आया, फिर गोलियां चलनी फिल्मों में, और वो सोना स्मगलिंग इस टाइप की पिक्चर बनती थी। फिर ड्रग्स आया, अब आज की डेट पे खाद्यान्न, खाद्यान्न से बढ़िया स्मगलिंग और उससे जो वसूली होती है। अब आप देखिए पिछले 2-3 वर्षों से जो गुंडे टाइप के लोग हैं, आपराधिक कृत्य के लोग हैं, जिन पे 10-10 मुकदमे और वो समितियां खाली पड़ी हुई, सभी प्रबंधक खाली हैं, उनको गेहूं उपार्जन का काम नहीं दिया जा रहा। नेताओं के दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ लूटते हैं, और बदले में उनको मोटी कमाई कमाने के लिए, और नेता उन्हीं से अपना टेंट लगवाते हैं, राजनीतिक खर्चा उठवाते हैं, उनको उपार्जन के केंद्र दिलाए हैं। और कहने को तो ये हर वर्ष आपको नया देना चाहिए, स्व सहायता समूहों को देना चाहिए, और हम तो कहते हैं कि मूल रूप से जो आपकी समितियां हैं खाली बैठी, उन समिति प्रबंधक को क्यों नहीं देती। लेकिन नहीं, ये इन आपराधिक कृत्य वाले व्यक्तियों को यहाँ से पूरा एक नेटवर्क है, जो पिछले साल भी किए, उसके पिछले साल भी किए। इस रुपये प्रति ट्रैक्टर जबरन गुंडागर्दी से पैसा ले रहे हैं, 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम कम तोल रहे हैं। और अगर मोतीलाल जी वो कागज़ दीजिएगा खाद्यान्न वाला वो जो है, और इनका एक बागरी करके एक आदमी है जो वसूली करता है, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है कोई उसके साथ, उसको लेकर के इसका एक वीडियो भी बना हुआ है। हमारे क्षेत्र में सुखवार में ये आदमी गया, वसूली कर रहा था, उसने पैसा नहीं दिया, पूरे किसान थे तो फर्जी पंचनामा बनाया, पूरे किसानों ने इसको घेर लिया कि गलत हो रहा है। इसके बाद भी ये देखिए वसूली के लिए, और पूरा नान कार्यालय। इसी तरह इनका एक देवेंद्र करके आदमी है, ये देवेंद्र वो आदमी है जो श्रीनिवास तिवारी जी के समय फर्जी नियुक्ति हुई थी ना, उनके कार्यकाल में जो एक फर्जी नियुक्ति का मामला आया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था, जिसमें हमारे मतलब आप सब समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों, उसमें से एक ये प्रमुख नाम है बनसुकली के देवेंद्र तिवारी। ये भी एकदम बर्खास्त, सेवा से बर्खास्त। इन्होंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया, इनको 1 महीने का स्टे मिला। हाई कोर्ट में इनकी फाइल दबी हुई है, दोबारा उसकी पेशी नहीं लगी, वो फाइल कहीं चोरी हो गई, और इसके नाम पर इनको डेपुटेशन में इनाम दे करके नान का प्रभारी बना दिया गया। रीवा और सीधी 2-2 जिले दे दिए गए। इस पुनः इन्होंने वही कृत्य किया अवैध वसूली का। इस वसूली में ये दोषी सिद्ध पाए गए। दोषी सिद्ध पाए जाने पर इनको क्या किया गया, पुनः इनको जो ये विधानसभा में अटैच थे पुनः अटैच कर दिया गया। अभी इनकी सेवा से बर्खास्त नहीं हुई,
अभी 15 दिन बाद फिर ये कहीं जुगाड़ करेंगे, फिर कहीं जाके खेल करेंगे। मैं विधानसभा में इस बार इस बात को उठाऊंगा और ऐसे आपराधिक कृत्य के लोगों को सेवा से बर्खास्त होना चाहिए। एक ये मामला हो गया। दूसरा तरफ आ जाइए, कलेक्ट्रेट की कमाई क्या है। कलेक्टर कार्यालय से जो खेल है, मुख्य रूप से फूड अधिकारियों को सामने रख करके इनको दोषी बना करके, और पीछे से, अब मैं नाम नहीं लेना मेरा उचित नहीं, आप समझ ही रहे होंगे, जो ईमानदार छवि के लोग बनते हैं वो काहे के लिए जान दिए हैं रीवा में, काहे के लिए वोट लूटने के लिए पूरी तकनीक लगाए हैं, काहे के लिए एडी चोटी लगाए दे रहे हैं कि काउंटिंग में अभय मिश्रा न जाने पाएँ। किसी तरह ऐसा नियम बनाओ कि अभय मिश्रा अंदर प्रवेश न कर पाएँ, ताकि दूसरे लोग दबाव बनाकर किसी तरह, जैसे अभी विधानसभा चुनाव में आपने देखा ना कि किस तरह से इन्होंने हमारा वोट लूटा, किस तरह से इसके बावजूद भी 600 वोट से जीत जाने के बाद भी ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। 4 घंटा लूट रखे थे। वो तो बाहर से रीवा की जनता घेर ली और अंदर से ये किन परिस्थितियों में इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, मैं तो उस सीन को देखा हूँ। और ये पुनः वही लूटपाट करने की तैयारी में है। आखिर अधिकारी क्यों जान दिए? क्योंकि इनको यहाँ से मोटी कमाई मिल रही है। 5 कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? लिकर की दुकानें हैं 75, शराब की कितनी दुकानें हैं? 75। 5,000 रुपये प्रति दुकान के नाम से कलेक्ट्रेट के नाम पर आबकारी अधिकारी 5,000 के हिसाब से कितना हो गया? 4 लाख के लगभग महीना वसूल करके VIP खर्चा के नाम पर डालते हैं और सब शराब ठेकेदार से ले रहे हैं। ये तो ले कलेक्ट्रेट के नाम पर हैं, कलेक्टर के नाम पर ले रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि ईमानदार वो है? रीवा का शराब कांड घोटाला, फर्जी बैंक गारंटी घोटाला सबको पता है। पिछले वर्ष जो यहाँ शराब दुकानें आवंटित हुई थी, लगभग सभी दुकानों में फर्जी बैंक गारंटियाँ लगी थी। फर्जी बैंक गारंटियों को पकड़े जाने पर इन्होंने 2 महीना बाद ओरिजिनल बैंक गारंटी लगाई। और आखिर फर्जी बैंक गारंटी पर माल का उठाव कैसे दिया और कैसे दुकानें संचालित हुई? और इसके बाद अभी जब इसकी फाइनल जांच आई तो 2 महीने बाद ये अंतिम रूप से पूरा प्रमाणित हो गया कि सब कुछ फर्जी। यहाँ का जो जिला आबकारी अधिकारी है, मैं एक आपको नया खुलासा कर रहा हूँ, ऐसे कुल 13 अधिकारी हैं जो शराब में खुद ही पार्टनर रहते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वही अधिकारी रहते हैं। और ये जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे, यहाँ जो जिला आबकारी अधिकारी और कमिश्नर के प्रभार में हैं DO मिस्टर जैन, ये जहाँ जहाँ पोस्ट रहे वहाँ मैं चुनौती देता हूँ कि बैंक गारंटी की जांच करा लिया जाए। पिछले 10 सालों में सब जगह फर्जी निकले, इनकी जांच करा लिया जाए। इसके बाद हम 13 अधिकारियों का नाम देंगे। इस तरह से ये घोटालेबाज बैठ के रीवा को लूट रहे हैं और नशा का व्यापार करा रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, मेरे पास तो अनुभव है, मैं जानता हूँ, मैं अंदर की चीज़ें जानता हूँ। यहाँ के जो पुलिस अधिकारियों का शराब ठेकों में पैसा कैश के रूप में नंबर 2 का लगा हुआ है। बाहर जो PCM का उठाव होता है, जो डिपो में अतिरिक्त शराब के जो उत्पादक नंबर 2 की अतिरिक्त शराब जो नंबर 1 के लाइसेंस में ला के उतार देते हैं और वो इन दुकानों में सप्लाई करते हैं आधे से कम रेट में देकर, और फिर उसको गांव-गांव गली तक पैकारों के माध्यम से पहुंचाया जाता है और नशे को बढ़ावा दिया जाता है। ये पुलिसिंग कराती है, ये पुलिस कराती है। मतलब अगर कोई ठेकेदार ये चाहे कि मुझे नहीं करना है तो वो नहीं रुक सकता। पुलिस उसको मजबूर करेगी कि आपको करना ही होगा, क्योंकि एक गांव में 3 पैकार हैं, 4 हैं। वो तो 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। एक गाँव से 80 हज़ार मिल रहा, पूरे एक थाने क्षेत्र में 10 लाख उनसे मिल रहा, शराब ठेकेदार तो 2 लाख दे रहा। तो ये इस तरह से नशे का कारोबार कराएँ। दूसरी तरफ आप कोरेक्स का एक पैरेलल सिंडिकेट है। आप जानते हैं कि रीवा ज़िले में कोरेक्स किस हद तक फैला हुआ है, शराब से ज़्यादा रेवेन्यू है उसका, और पुलिस उसका पूरा करवा रही है। कोरोना में आपने देखा कि पान पराग गुटखा नहीं बंद हुआ, क्योंकि 80% चोरी का, टैक्स चोरी का है ये विदाउट बिलिंग। जब भी किसी गुटखा व्यापारी, पान पराग बनाने वाला, राजसी वाले के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए ट्रकों में क्यों बरामद होते हैं? क्योंकि वो कैश में बिजनेस करता है, बिलिंग नहीं करता। अगर बिलिंग करेगा तो उसको प्रॉफिट ही नहीं आएगा। 80% टैक्स चोरी करके। और ये रीवा का दुर्भाग्य है, जब मैंने मध्य प्रदेश का, जब से ये भाजपा की सरकार आई 20 साल से थाने बंधे हुए, 2-2, 3-3 लाख रुपए ये पान पराग और गुटखा और राजश्री के ट्रकों का मिलता है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप ये इस बात को नहीं जानते।
कोरोना में आपने देखा होगा कि लोगों को खाना नहीं मिला पर पान पराग के ट्रक बंद नहीं, इससे इनकी एक मोटी कमाई है। बालू का धंधा, ये भी पुलिस की एक कमाई है। मतलब कुल मिलाकर के 20 लाख रुपए एक थाने की कमाई है। और बदले में इनको क्या करना है, नेताजी की चमचागिरी करके जो सत्ताधारी दल हो, थाने में अपनी पोस्ट सुरक्षित करा के रखना है। पुलिस अधीक्षक महोदय और इन सब को क्या करना है, शासन सत्ता की खुशामदगी करके वोट लूटने के अलावा और दबाव बनाकर चुनाव जिताने का बस इनको काम करना। और बदले में ये एकदम इनके माध्यम से जो इनकी पुलिस की एजेंसियां हैं, टीआई हैं, थाने हैं, इनसे आप मानिए कि करोड़ों रुपए महीने की मतलब कमाई है। और उसका परिणाम क्या है, रीवा में कितना अपराध, गली चलते अपराध। अभी आप पिछले 7 दिनों में आप देख लीजिए, हमारी छोटी काली वाली डायरी दीजिए जरा। हाँ, अभी आप 7 दिनों में देख लीजिए, ट्रिपल मर्डर हुआ। एमपीबी के उसको अधिकारी को गोली मारी जा रही है। हाँ, गोविंदगढ़ में आपने देखा एमपीबी के अधिकारी को गोली मारी जा रही। 3 दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में एक्सरे वाले को गोली मारी जा रही। जावा में नाबालिग के साथ गैंग रेप हो रहा। 1-1 करोड़ का गांजा पकड़ा जा रहा। ये सब आप देख रहे कि नहीं देख रहे? अराजकता का माहौल पूरी तरह से रीवा जिले में व्याप्त है। पूरा जिला त्राही त्राही कर रखा है। सही, इस सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। बच्चे नशे की लत पर एकदम बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि कोई किसी तरह से उनको रोज़गार का साधन नहीं है। पढ़ लिख लिए भटक रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। और वो जैसे डिप्रेशन में आते हैं, सामने कोई गांजा लिए, कोरेक्स लिए खड़ा बेचने के लिए। आज पूरा का पूरी समाज, हमारा आने वाली पीढ़ी बर्बादी के कगार पर खड़ी है। और ये अधिकारी यहाँ आके लूट का अड्डा बनाकर ट्रकों में रुपए भर के ले जा रहे, और बदले में ये टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे। और रीवा जिला हमारा जल रहा है। लगाया 15-10 दिन पहले भी तो लगाया। घर की बैंक गारंटी की, हाँ, उसके पहले भी लगाया। ये देवेंद्र वगैरह आए थे, आप सब लोग आए तो थे जब हम 5G बैंक गारंटी वाला साल भर पहले, आप भी थे, सब लोग लगाए। विधानसभा में भी बोला, सब कोई सुनने वाला नहीं है साहब। सब एक ही रिंग बनाकर खेल रहे हैं। ये खनिज विभाग का जो मामला है, खनिज माफिया जो है, हाँ, इतने हावी हो चुके हैं कि पुलिस अधिकारियों को भी रौब दे रहे हैं। भाई, अधिकारी ईमानदार नहीं हैं, ये सब इसमें शामिल हैं, ऊपर से नीचे तक। और जब कभी खनिज मंत्रालय रीवा में था तो उस समय से यहाँ ये खनिज वाला क्राइम जो शुरू हुआ, तो अब तो इस समय चरम पर। आपने डीएम देवेंद्र तिवारी की बात की। हाँ, इसी डर से वो उनके ससुर और उनकी पत्नी भाजपा में आ गई हो गया। वो कहते ना, बकरे की माँ कितने दिन खैर बनाएगी, वही वाली बात है कि अगर गड़बड़ है तो कितने दिन भागो। हाँ, लेकिन बाहर रीवा के यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक आरोप आया था कि मैंने एसपी से बोला, हाँ, कि जो घूस इसको ले रहे हैं, हाँ, उसमें डिस्काउंट करने के लिए मैंने, डिस्काउंट कर दो भाई, हाँ, 3000 ही था उसका। तभी थानेदार नहीं माना, 4000 नहीं। हाँ, नहीं, रात को इन्होंने बोला देखता हूँ, और सवेरे वो 4000 लेके छोड़ दिया। तो भाई तुमने छोड़ क्यों दिया? अगर वो गलत था तो उसको भेज दे। ये लूटपाट तो एकदम है, 8000 मांगा, एकदम। मतलब आप ये समझिए कि लज्जा हया को छोड़कर दोनों हाथ से लूटपाट जारी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अधिकारी तो ट्रकों में भर कर रुपया ले जाएंगे और निकल लेंगे, हमारे बच्चों को जो ये कोरेक्स में झोंके दे रहे हैं, इसका खामियाजा कौन? आज ये जो क्राइम हो रहा है, गली गली गोलियां चल रही हैं, कोई ये सुनियोजित क्राइम नहीं, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं है। ये सब नशे में बच्चे हैं, जरा जैसी बात पे गोलियां चला रहे हैं। हाँ, एक और पुलिस का है बालू के अलावा, हथियारों में चिन्हित तस्कर है। हर चौथा लड़का युवा वेपन से बेच रहा, नंबर 2, उससे भी ये पैसे ले। पूरा रीवा जल रहा है। इसको आजमगढ़ की तर्ज पे जल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो आजमगढ़ के ही हैं, वो तो समझते ही होंगे। उनसे ये विनती है कि आप तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, अब हमारे रीवा को आजमगढ़ क्यों बनाए थे? क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारे रीवा के दामाद, ये बात है।
और हमारे मतलब दामाद हैं, हम लोग उनको उसी भाव से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है नहीं, वो आज कि इतने जिम्मेदार पद में बैठ के अब आप सोचिए कि मैं विधानसभा में खड़ा होकर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं मानता, आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। ये कितना तेज चिड़चिड़ाएंगे। तब मैं धीरे से कहूँगा कि आपको शोभा नहीं देता कि आप मंच में खड़े होकर ये भाषण दो कि हमारे विधायक ये हैं, ये नहीं हैं। कोई स्तर नहीं रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ। इनका सम्मान करवाएं कि आपकी बात मान। मुक्ता से ये सब बातों को उठाना चाहिए। ये हैं, क्या नाम है, रामस्य जी, आप बताइए पूरा इनको हाल। ये इस तरह से 50 से 60 लोगों को मैं जानता हूँ सेमरिया में, जो इस बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवा। 1000 रुपये ये ट्राली का अलग देते हैं। इनकी तौलाई 500 ग्राम से लेकर 1 किलो हर बोरे पे अलग होती है। वो तो इनको बता दिया जाता है कि इतना कम लेंगे। इसके बाद भी जो पैसा है उसको पाने के लिए रामाश्रय पटेल जी हैं, आप बताइए। सर, मैं रामाश्रय सिंह पटेल ग्राम अटकिया का निवासी हूँ। मैंने पहाड़िया में रायपुर दुनियान के पास है, वहाँ धान बेचा था 96 कुंटल 80 किलो। वैसे मेरा रजिस्ट्रेशन बहुरीवास समिति में था, तो मैं वहाँ स्लॉट भी बुक कराया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले कच्ची रास्ता है, पानी गिर दिया था तो वहाँ तक वाहन नहीं जाता था। तो पहाड़िया सेंटर में बेचा था मैंने धान। कारण क्या था कि वहाँ का जो समिति का प्रबंधक है वीरेंद्र मिश्रा, वो उसका साथी है RS गौतम, राम सुशील गौतम, वो हमारे भतीजे का। ठीक है, अब इनका सुन लीजिए। तुम बताओ, ये एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में आप मकान दे रहे हो गरीबों को, और उसका मकान तुम्ही ने स्वीकृत किया, ये तो मांगने नहीं गए थे। और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में इनका हिस्सा इन्होंने अपना लगा दिया और बन गया। इसके बाद पूरे के पूरे साकेतों के मकान तोड़ दिए गए। अब इनके ऊपर ये आरोप है कि तुमने वोट नहीं दिया, और वोट न देने के पीछे इनके साथ क्या क्या हो रहा है ये बताएंगे। बताओ। और वो पीछे पूरी महिलाएं वो बैठी हैं, देखिए। इनके पास मजदूरी करने को पैसा नहीं, घर में खाने को नहीं है। ये इनको हर 15 दिन में पेशी लगा दी जाती है। ये मजदूरी छोड़ के, गहने गिरवी रख के, किराए का मकान और पेशी करने के लिए ये बेचारी दर दर भटक रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, बताइए आप। हमारे लोगों को 20 जनवरी 2023 को मकान गिरा दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसके बाद हम लोग उसी जगह में झोपड़ी में रहते हैं। कौन से गांव का है? ग्राम साव। तो इसके बाद भी झोपड़ी में रहने के बाद भी हम लोगों को नोटिस दी है। 2 दिन पहले नोटिस है, आज पेशी है। ये हमारे पास नोटिस है। न तो खा कमाते पाते हैं, न कुछ कर पाते, केवल पेशी करवाते। बड़ी समस्या हम लोगों के पास। क्यों गिराए गए? हो गया, हम लोग वोट प्रशासन चलवाते थे, इन्होंने इलाके बांट दिए हैं कि यहाँ का तुम मुख्यमंत्री, वहाँ का तुम मुख्यमंत्री, वहाँ का तुम मुख्यमंत्री। आप यकीन नहीं करेंगे, इस लोकसभा चुनाव में एक एक कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूला गया। एक एक कॉन्ट्रैक्टर से। हमारी पारिवारिक कंपनी तक नहीं बची। मैंने सबको पैसा बांधा गया इस चुनाव में, और दोनों हाथ से लूट जारी है। और बाहर देश का दुर्भाग्य होने क्या वाला है। मुझे तो लगता है कि अगर ये सरकार फिर बन गई तो जो हाल पाकिस्तान का है, आप देखिए, वहाँ जब कोई शासक आता तो पहले वाले को फांसी चढ़ा देता है दोनों हाथ से। लगभग हम उसी तर्ज पे हैं। आपसे हम गुहार लगाते हैं कि मीडिया के लोग, आप तो देश बचाने के लिए कुछ मदद करो। रीवा का सच रीवा की जनता के सामने रखो। धन्यवाद, नमस्कार। आपने प्रशासनिक अधिकारी की